हेलो गाइस, वेलकम टू विजन सक्सेस। गाइस, आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशंस यहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ गाइस, सो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियोस को देखते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो न्यूट्रल मत बनिए, एक्टिव बनिए। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे क्लियर कर सकूँ। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप लोग जो यहाँ पर लाइक करते हो या कमेंट करते हो तो उससे अच्छा लगता है गाइज। ओके, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी बच्चे विजन सक्सेस में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोर्स और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मंत्रिमंडल ने समान श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो जो कैबिनेट है उसने 10% का आरक्षण किसे प्रदान किया? आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है सामान्य श्रेणी में उन्हें प्रदान किया है। कैबिनेट अप्रूव 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। ओके, तो गाइज ये बहुत ही बड़ा कदम है। ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं सामान्य श्रेणी के, उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो गाइज इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइज, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसी टॉपिक को लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। तो 10% यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। और स्वीकृत कोटा उन सभी समुदाय वर्गों के लिए जो 50% कोटे के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, यह सभी समुदायों के लिए होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों आदि के लिए भी होगा। इससे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। तो गाइज ये जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है, ये जो 50% मतलब 49.5% पहले से आरक्षण है उससे अलग 10% होगा। और ये केवल हिंदुओं या फिर किसी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी के लिए नहीं, ये सभी के लिए है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और जो भी धर्म है सभी के लिए ये समान रूप से है जो इकोनॉमिकली वीक है। ठीक है, और गाइज ये बहुत ही बड़ा कदम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आरक्षण की क्या पात्रता होगी गाइज, ये बहुत ही अच्छा है कि ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए कि इस आरक्षण को पाने के लिए कौन कौन सी पात्रता होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। समान श्रेणी की आरक्षण के लिए पात्र होने हेतु व्यक्ति के पास अधिकतम निम्न प्रावधान होना चाहिए: 8 लाख से कम की वार्षिक आय हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय घर हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 गज से कम का आवासीय भूखंड हो, गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय भूखंड हो। तो ये सभी शर्तें हैं गाइस कि 8 लाख से कम आय, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, 1000 फुट से कम आवासीय घर और 100 गज से कम आवासीय भूखंड और 200 गज से कम आवासीय भूखंड आपके गैर अधिसूचित नगर पालिका में होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। निर्णय को लागू करने के लिए सरकार को कोटे की सीमा को अधिकतम 50% से बढ़ाकर 60% करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 15 और 16 भारतीय संविधान के भाग
3 में मौलिक अधिकारों के श्रेणी में आता है। आई थिंक ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इसी में संविधान संशोधन करना है, ठीक है। 15 और 16 में, आर्टिकल 15 एंड 16 में। अनुच्छेद 15 मतलब आर्टिकल 15 में कहा गया है, राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं, बच्चों या किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता है। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 15 एंड 16 था, और इसी पे संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा सरकार को, जिसके आधार पे 15% का जो आरक्षण मिल रहा है उसे बढ़ाकर 60% आरक्षण का कोटा कर दिया जाएगा और 40% अनारक्षित रहेगा। ओके, तो बहुत ही बड़ा कदम है गाइस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और इसके बारे में मैं बाद में जब ये संवैधानिक संशोधन हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन अलग से दूंगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है, एचआरडी मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु 70 सूत्री ग्रेडिंग सूचकांक पेश किया है। एचआरडी इंट्रोड्यूसेस 70 point grading index to assess the quality of school education in states। ओके, सो गाइज इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों द्वारा दी जाने वाली स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 70 सूत्री ग्रेडिंग सूचकांक पेश किया है। इस ग्रेडिंग प्रणाली में राज्यों को 70 मानकों पर 1000 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेडिंग प्रणाली होगी ये 70 मानक होंगे, मतलब कि 70 आपके पॉइंट्स होंगे जिस पर 1000 अंक मिलेंगे, और उसमें से जो आपके मानक आप अच्छे होंगे जिस भी क्षेत्र में, वहां से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। यह प्रत्येक राज्य की स्थिति का यथार्थ चित्रण करने में मदद करेगा। एक दूसरे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु यह एक उचित प्रतियोगिता होगी, ऐसा मानना है। तो गाइस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको कुछ दे देता हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय पूर्व में शिक्षा मंत्रालय था, जो वर्तमान में भारत में मानव संसाधनों के विकास हेतु जिम्मेदार है। मंत्रालय के 2 विभागों में विभाजित किया गया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित कार्यों को देखता है, और उच्च शिक्षा विभाग, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित मामलों को देखता है। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने आपको 70 पॉइंट्स दिए थे ग्रेडिंग इंडेक्स के लिए, जिसमें 1000 अंक होंगे, मार्क्स होंगे, और उसी 70 पॉइंट के आधार पर ही वो मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, भगोड़ा अपराधी, ठीक है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। ओके, तो आपको भी पता है ये अभी विधेयक आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। मुंबई की एक विशेष अदालत ने फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। तो गाइज, आप लोगों को भी पता है कि विजय माल्या काफी ही न्यूज में चर्चित प्राणी है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही इम्फेसाइज किया गया है इन्हें, और बहुत ही बड़े भगोड़े हैं, और ये पहले ऐसे फ्यूजिटिव होंगे जिनको इस अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित किया गया है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए,
ठीक है। नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत FEO घोषित होने वाले पहले व्यवसायी माल्या हैं। यह अधिनियम अगस्त 2018 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत, इस विधेयक के अंतर्गत क्या क्या है, सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, इसके अंतर्गत क्या है, चलिए देखते हैं। यह विधेयक किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अनुमति प्रदान करता है यदि किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जहां 100 करोड़ से अधिक का मूल्य शामिल है और वह देश छोड़कर भाग गया हो और अभियोग का सामना करने के लिए वापस आने से इनकार करता हो। ठीक है। ये इस विधेयक के अंतर्गत है। किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए एक विशेष अदालत में जब्त की जाने वाली संपत्तियों के विवरण के साथ एक आवेदन दायर किया जाएगा। ठीक है। और इस विवरण में व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी होनी चाहिए। ऐसा इस विधेयक में है, जो कि 2018 में लागू किया गया। नोटिस जारी होने के कम से कम 6 सप्ताह के भीतर व्यक्ति का विशेष अदालत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अदालत में पेश हो जाता है तो कार्रवाई समाप्त कर दी जाएगी। यह विधेयक विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने पर प्राधिकरणों को अनंतिम रूप से अभियुक्त की संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति प्रदान करता है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि 6 सप्ताह के भीतर अगर वो विशेष अदालत द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होना हो जाता है तो फिर चीजें सही रहती हैं। अगर नहीं होता है तो उसका जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। और 100 करोड़ से ज्यादा अगर किसी ने कर्ज लिया है, ठीक है, और वो देश छोड़ के भाग जाता है तो उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और अगर वो अभियोग के खिलाफ, मतलब कि मुकदमे के खिलाफ ये कहता है कि मैं नहीं आऊंगा वापस, तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। FEO घोषित हो जाने पर व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और उन्हें केंद्र सरकार में निहित किया जा सकता है। जो रुकावटों संपत्ति में अधिकार और दावे से मुक्त है, ठीक है, तो सरकार चाहेगी, जब भी चाहेगी तो उनकी संपत्तियों पर अपना अधिकार कर सकती है। ठीक है। इसके FEO अथवा उससे जुड़ी किसी भी कंपनी को नागरिक दावों की को दायर करने अथवा बचाव करने से रोका जा सकता है। ठीक है। तो कोई भी, मतलब कि वो मुकदमा नहीं कर सकते जिन्हें FEO घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गाइस, फ्यूजिटिव ऑफेंडर पॉइंट के अंतर्गत, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा, क्योंकि एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे या फिर वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चक्रवात पाबुक। ठीक है। किसके बारे में? चक्रवात पाबुक के बारे में, साइक्लोन पाबुक। तो साइक्लोन पाबुक क्या है और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ जा रहा है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देता हूँ। और चक्रवात के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत मौसम विभाग भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अंडमान द्वीप समूह के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है, क्योंकि चक्रवाती तूफान पाबुक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तो ये ऑरेंज चेतावनी क्या होती है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। यह थाईलैंड की खाड़ी और पड़ोस में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और कहाँ पे ये उत्पन्न हुआ है? थाईलैंड की खाड़ी और उसके पड़ोस में उत्पन्न हुआ है। ठीक है। चक्रवात की चेतावनी राज्य सरकार के अधिकारियों को 4 चरणों में जारी की जाती है। जो चक्रवात की चेतावनी होती है उसे 4 चरणों में जारी किया जाता है। पहले चरण की चेतावनी को पूर्व चक्रवात सावधानी, प्री साइक्लोन वॉच के नाम से जाना जाता है। इसे 72 घंटे पहले से जारी किया गया था, जिससे उत्तर हिंद महासागर में एक चक्रवाती
विक्षोभ के विकास के बारे में एक प्रारंभिक चेतावनी शामिल थी। इसके एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में तेज होने की संभावना है और तटीय बेल्ट में प्रतिकूल मौसम का अनुभव होने की संभावना थी। दूसरे चरण की चेतावनी को चक्रवात अलर्ट के रूप में जाना जाता है। इसे कम से कम 48 घंटे आवर्स मतलब 48 घंटे पहले जारी किया गया था। ठीक है, दूसरे चरण की चेतावनी जो चक्रवात अलर्ट कहलाता है। ठीक है, तीसरे चरण की चेतावनी चक्रवात चेतावनी होती और इससे तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के अपेक्षित शुरुआत से कम 24 घंटे पहले जारी किया जाता है। और चौथे चरण की चेतावनी पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक के रूप में जाना जाता है। इसे लैंडफॉल के अनुमानित समय से कम 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहली चेतावनी जो होती है वो पूर्व चक्रवात चेतावनी होती है, 72 घंटे पहले इसे जारी किया जाता है। दूसरी चरण की जो चेतावनी होती है वो चक्रवात अलर्ट होता है 48 घंटे के अंतर्गत। और तीसरे चरण की चेतावनी चक्रवात चेतावनी होती है, 24 घंटे से पहले जारी की जाती है। और चौथे चरण की चेतावनी होती है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, ये 12 घंटे पहले जारी की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और मैंने आप लोगों को कहा था वहाँ पे कि जो ऑरेंज ऑरेंज चक्रवात चेतावनी है वो क्या है, तो मैं बता दूं, वो चक्रवात चेतावनी होती है जो ऑरेंज होती है। नारंगी चेतावनी क्या होती है, चक्रवात चेतावनी, जो कि तीसरे चरण की चेतावनी होती है आपकी। ठीक है, और चक्रवात अलर्ट पीले रंग से कोड किया जाता है इसे, और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक ये रेड। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैंने बता दिया, इसीलिए पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि 4 चरण में चेतावनी दी जाती है। पूर्व चक्रवात से सावधानी 72 घंटे, दूसरे चरण की चक्रवात अलर्ट ये 48, तो चक्रवात अलर्ट के लिए पीला रंग है। तीसरे चरण की चेतावनी जो है चक्रवात चेतावनी वो नारंगी मतलब ऑरेंज कलर का है। और चौथे चरण की चेतावनी जो है वो है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, ये रेड कलर से किया जाता है इसे फर्दर से। तो ओके, तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के रिलेटेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग रिवाइज करते रहिए और मैं फिर हाजिर हूँगा आप लोगों के साथ। और गाइज मैं फिर से कह दूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पॉइंट्स अच्छे लगे हों, ठीक है, और आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाइए। और कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइए कमेंट करके, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा है। और कहीं भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग विजन सक्सेस को शेयर कीजिए गाइस, इट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू। और फिर से मैं कह दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो विजन सक्सेस में तो विजन सक्सेस को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आता रहूँगा। तो थैंक यू गाइस, आप लोग जुड़े और वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।